Hello students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Students, today we are going to cover the poems 3rd, 4th and 5th of class 11th, which will be important for your HTET exam level 2 and for level 3. So let's start our third poem. The Voice of the Rain. The Voice of the Rain is a most important poem written by Walt Whitman. तो देखिए स्टूडेंट्स, वॉल्ट विटमैन है जो वो एक फेमस अमेरिकन पोइट रहे हैं. ही इज ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल पोइट ऑफ अमेरिका. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो वॉल्ट विटमैन है वो अमेरिका के फेमस पोइट है. ही इज़ एन अमेरिकन पोइट एंड ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स. उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है. एंड हिज मोस्ट फेमस पोइट्री कलेक्शन Leaves of Grass, written in 1855 and published also in 1855. तो देखिए जो इनका वर्क है, पोइट्री कलेक्शन है जो जिनमें इनकी फेमस पोइम्स हैं जिनका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास. इस पोइट्री कलेक्शन का नेम क्या रहेगा? लीव्स ऑफ ग्रास. यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर अबाउट दिस पोइट्री कलेक्शन रिटन बाय वॉल्ट विटमैन. तो देखिए लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश किया गया था 1855 में. अगर बात करें तो इनकी एक और फेमस पोइम है ओ कैप्टन माई कैप्टन, विच ऑल्सो पब्लिश्ड 1865. तो देखिए ओ कैप्टन माई कैप्टन इनकी एक और फेमस पोइम है जो कि 1865 में क्या हुई थी? पब्लिश की गई थी. तो आपको ये दो वर्क वॉल्ट विटमैन के याद रखने हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फ्री वर्स. इनका पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास एंड फेमस पोइम ओ कैप्टन माई कैप्टन 1865 में जो पब्लिश हुई थी. अब देखिए इनकी पोइम की बात करें, द वॉइस ऑफ द रेन. ये क्या है? एक कन्वर्सेशन पोइम है. कन्वर्सेशन पोइम मीन जिसमें दो व्यक्तियों की या फिर दो से ज़्यादा व्यक्तियों की क्या दिखाई जाती है? कन्वर्सेशन दिखाई जाती है. कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत जो टू पर्सन्स में कम्युनिकेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्सेशन. तो ये क्या है? इनकी कन्वर्सेशन पोएम है. सबसे पहले हमें ये चीज़ याद रखनी है क्योंकि लास्ट टाइम HTET का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें कन्वर्सेशन पोइम ही पूछी गई थी, पर वो 10th क्लास वाली पूछी गई थी जिसका नाम था फॉर एनी ग्रेगरी. तो वो आपको याद रखनी है. तो ये भी क्या है? एक कन्वर्सेशन पोइम है. इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है. अब देखिए, पोइट आस्क्स ए क्वेश्चन. इन दिस पोइम द पोइट आस्क्स ए क्वेश्चन टू सॉफ्ट फॉलिंग शावर. तो यहाँ पर जो पोइट है वॉल्ट विटमैन है, वो रेन से यानी कि बारिश से क्या करता है? वो क्वेश्चन करता है. क्या क्वेश्चन करता है? हु आर यू. क्या क्वेश्चन करता है? हु आर यू, तुम कौन हो. ये क्वेश्चन वॉल्ट विटमैन यानी कि पोइट किससे करता है? सॉफ्ट फॉलिंग शावर से यानी कि रेन से, बारिश की बूंदों से. ये क्वेश्चन वॉल्ट विटमैन करता है. एंड सी रिप्लाइज. और देखिए जो बारिश है यहाँ पर सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, वो पोइट के क्वेश्चन का रिप्लाई भी करती है, विच इज स्ट्रेंज फॉर द पोइट. और ये देखकर पोइट को बिल्कुल स्ट्रेंज फील होता है, बहुत अजीब लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि रेन ने उसके इस क्वेश्चन का रिप्लाई किया, कोई जवाब दिया. नेक्स्ट देखिए, सी राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर. अब देखिए यहाँ पर जो रेन है वो क्या आंसर देती है? वो क्या बताती है कि जो मैं राइज होती हूँ इन द फॉर्म ऑफ वाटर, कि मैं कहाँ से राइज होती हूँ, कौन हूँ मैं, कहाँ से आई हूँ, इन सब का रिप्लाई रेन कर रही है यहाँ पर. तो क्या कहती है? सी राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर, यानी कि जो रेन है राइज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द स्काई. रेन क्या करती है? वाटर वेपर की फॉर्म ले लेती है, वाटर वेपर का रूप ले लेती है. वाटर वेपर क्या होता है? जो पानी के यानी कि ओस की क्या होती है? बूंदें होती है, उनका रूप ले लेती है जो बारिश होती है. कहाँ पर रूप बदलती है ये अपना? इन द स्काई. स्काई में ये अपना रूप चेंज करती है. फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. और ये स्काई में जाती कहाँ से है?
तो ये कहाँ से जाती है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो कहाँ से राइज होती है रेन, तो ये होती है लैंड से यानी कि धरती से, जमीन से, और बॉटमलेस सी से यानी कि अनंत जो क्या है, समुद्र है, उनमें से रेन है जो वो ओरिजिनेट होती है, चेंज इट्स शेप, और उसके बाद क्या करती है, बॉटमलेस सी से वो राइज होती है और ऊपर जाकर वो क्या करती है, अपनी शेप को चेंज कर लेती है, अपने रूप को वो बदल लेती है। येट रिमेन्स द सेम, फिर भी वो सेम ही रहती है। अब सेम कैसे रहती है, पानी है और ऊपर जाकर भी क्या करती है, वो वाटर वेपर का ही रूप लेती है, तो वहाँ पर भी वो पानी ही रहती है। एंड रिमेन्स द सेम यानी कि वो रूप तो चेंज कर लेती है, फिर भी वो अपना नेचर चेंज नहीं करती, जो उनके गुण है, उसकी क्वालिटी है, वो उसको नहीं बदलती। फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और उसके बाद वो क्या करती है, धरती से या फिर समुद्र से वो ओरिजिनेट होती है और आसमान में जाती है, स्काई में जाती है, वहाँ पर वो एज ए वाटर वेपर अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है, और उसके बाद वो वापस कहाँ पर आ जाती है, तो वापस कहाँ आ जाती है, वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ यानी कि वो धरती के सरफेस पर, उसकी सतह पर वापस आ जाती है। जमीन से ही पैदा हुई और जमीन पर ही वो वापस आ जाती है। प्रोवाइड वाटर टू द ड्रॉट प्रोन एरियाज, और वापस आकर वो क्या करती है, धरती पर ही जो क्या होता है, ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, तो ऐसे एरियाज में वो क्या करती है, उस एरियाज को वो वाटर प्रोवाइड करवाती है। यानी कि धरती का रूप भी कौन बदलती है, रेन ही बदलती है। ये कहना किसका है, रेन का, यानी बारिश का ही कहना है कि इस धरती के रूप को कौन चेंज करता है, वो मैं ही हूँ जो इस धरती के रूप को बदलती हूँ। ब्यूटिफाई एंड प्यूरिफाई अर्थ, और क्या करती हूँ, ब्यूटिफाई करती हूँ अर्थ को, यानी कि सुंदर बनाती हूँ इस जमीन को, और उसको प्यूरिफाई भी करती हूँ, उसको पवित्र बना देती हूँ मैं उस जमीन को। इट्स बर्थ प्लेस, अब देखिए अर्थ के लिए क्या यूज किया गया है, इट्स बर्थ प्लेस, क्योंकि जो ये रेन है कहाँ है इसका बर्थ प्लेस, वो जमीन ही है, धरती से ही वो क्या करती है, ओरिजिनेट होती है। आपको इसके बर्थ प्लेस के बारे में ये क्वेश्चन रिमेंबर रखना है, याद रखना है, अपनी मेमोरी में डालकर रखना है कि जो रेन है उसका बर्थ प्लेस क्या है, उसका बर्थ प्लेस होगा अर्थ। तो अर्थ से ही वो पैदा होती है और वापस अर्थ को ही वो ब्यूटिफाई करती है, अर्थ पर ही वो वापस आ जाती है। प्रोवाइड्स लाइफ टू सीड्स, और यहाँ पर आकर वो क्या करती है, सीड्स को, सीड्स मीन जो बीज होते हैं जो कि निकलते नहीं है जमीन में से, जमीन के अंदर ही होते हैं, इनबोर्न होते हैं, वो जमीन के अंदर ही वो पैदा होते हैं। तो इन सीड्स को वो क्या करती है, हेल्प्स देम ग्रो, वो उनको उगने में मदद करती है। जो जमीन के अंदर बीज होते हैं वे कैसे उगते हैं, वो भी पानी की वजह से ही, बारिश की वजह से ही क्या होते हैं, पैदा होते हैं, ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं वो। इट डजंट केयर एनी वन वरीज अबाउट हर डेट्स और नॉट, और देखिए जो रेन है उसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, किसी की भी फिक्र नहीं है उसे, एनीवन वरीज अबाउट हर डीड्स और नॉट, कि किसी को उसकी चिंता है या नहीं है, वो सिर्फ क्या करती है, वो अपनी डीड्स करती है। डीड्स मीन जो उसकी वर्क्स है, वो सिर्फ अपने कार्य में करने में क्या रहती है, बिजी रहती है, व्यस्त रहती है, लीन रहती है, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, वो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहती है। शी कंप्लीट्स हर वर्क एंड कम्स बैक होम, वो क्या करती है, अपना काम करती है और वापिस कहाँ चली जाती है, अपने बर्थ प्लेस पे। ओरिजिनेटर है जो उसका बर्थ प्लेस, वो क्या होगा, वो होगा अर्थ, यानी कि सब कुछ करने के बाद वो वापिस कहाँ मिल जाती है, इस धरती में ही मिल जाती है, तो वो इसका क्या होगा, बर्थ प्लेस होगा। देन पोइट कंपेयर्स देम टू ए सॉन्ग, उसके बाद क्या करता है पोइट, कंपेयर करता है रेन को, किसके साथ कंपैरिजन किया गया है, ये क्वेश्चन, अब किसके साथ कंपैरिजन किया गया है रेन का, तो वो किया गया है सॉन्ग के साथ। ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर, क्योंकि एक सॉन्ग होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, जो सिंगर होते हैं, गायक होते हैं, उनके हार्ट से, उनके हृदय से, उनके दिल से
एक सॉन्ग है, एक गीत है, वो पैदा होता है। यानी अगर सॉन्ग का बर्थ प्लेस पूछ लिया जाए, जैसे एक एक रेन का बर्थ प्लेस क्या है, अर्थ है, उसी तरह से जो सिंगर का जो हार्ट है वो किसका बर्थ प्लेस होगा, वो सॉन्ग का बर्थ प्लेस होगा। सॉन्ग कहाँ से पैदा होता है, सिंगर के हार्ट से। रेन कहाँ से पैदा होती है, धरती से पैदा होती है। तो इस तरह से दोनों सेम सिमिलैरिटीज रखते हैं, यानी कि दोनों में एक सिमिलैरिटी है, एक ही गुण है दोनों में, दोनों ही अपनी जगह से पैदा होते हैं, एक जगह से वो पैदा होते हैं। ट्रैवल अक्रॉस टू फुलफिल द एम, और फिर क्या करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, एक यात्रा करते हैं, ताकि वो अपने एम को, यानी कि अपने लक्ष्य को वो क्या कर सके, फुलफिल कर सके, पूरा कर सके, अपने लक्ष्य को वो पूरा करते हैं। एंड कम्स बैक विद डुलभ, और सारा प्यार मिलने के बाद, यानी कि दुनिया उनको पसंद करे या ना करे, जैसे कि रेन है, रेन को किसी की फिक्र नहीं थी, कोई उसे पसंद करे या ना करे, वो अपना काम करती है। उसी तरह से सॉन्ग भी, चाहे किसी को वो पसंद आए, लव्ड और नॉट लव्ड, तो इसी तरह से क्या होगा, सॉन्ग भी किसी को पसंद आए या ना आए, वो अपना कार्य करता है। फॉर द सिंगर, किसके लिए, सिंगर के लिए, गायक के लिए, वो गायक की भावनाओं को, उसकी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाता है, चाहे कोई उसको समझे या ना समझे। इट्स ओरिजिनेटर्स, और इसका ओरिजिनेटर कौन होगा सॉन्ग का, वो होगा हार्ट ऑफ द सिंगर। तो देखिए जिस तरह से रेन का ओरिजिनेटर प्लेस कौन सा होगा, वो होगा अर्थ। उसी तरह से सॉन्ग का ओरिजिनेट प्लेस पूछा जाए तो वो कौन सा होगा, हार्ट ऑफ द सिंगर। तो इस पोएम में सिर्फ इतना ही बताया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास पॉइंट 4 ऑफ क्लास 11, चाइल्डहुड, रिटन बाय मार्कस नेटेन। मार्कस नेटेन के द्वारा ये पोएम राइट की गई है। ही वॉज बोर्न इन सिडनी विच इज ए सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है सिडनी, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था मार्कस नेटेन का। इनकी फेमस बुक है जो आपको याद रखनी है, वो होगी द थीफ एंड द मैसेंजर। टी को कैपिटल कर लेना, द थीफ एंड द मैसेंजर, ये इनकी फेमस बुक है। उसके बाद आता है इनका फर्स्ट नोवेल है इनका द अंडरडॉग जूसाक्स, रिटन इन 1999 में, और ये पब्लिश भी कब हुआ था, 1999। तो आपको ये दो वर्क इनके याद रखने हैं। उसके बाद देखिए चाइल्डहुड पोइम है जो, इसमें मार्कस नेटेन है जो, उसमें ये क्या कहते हैं पोइट, थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। तो इसका थीम क्या रहेगा, आपको हर एक पोइम के जो थीम है, इनके मेन पॉइंट्स है, वो आपको याद रखने हैं, जो आपके एक्सपेक्ट में काम आएंगे। तो देखिए द पोइट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड, यहाँ पर जो पोइट है मार्कस नेटेन है, किस चीज के बारे में सोचता है, अपने लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में, यानी कि जो उसका बचपन खो चुका है, तो उसके बारे में यहाँ पर वो सोचता है। एंड लैमेंट्स फॉर इट, और वो एक रिमेंट दिखाता है, रिपेंट या फिर लैमेंट को एक्सप्रेस करता है कि कैसे उसका बचपन खो गया। और यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर सारी बातें वो चाइल्डहुड से ही रिलेटेड करेगा कि कैसे उसका बचपन खो गया और कहाँ पर वो लास्ट में अपने बचपन को पाएगा। तो ये सभी हम देखेंगे पॉइंट के अंदर। द पोइट वंडर्स, तो देखिए पोइट है जो, वो हैरान है। एंड रिपीट क्वेश्चन इन ईच लाइन, और हर एक लाइन में वो सेम क्वेश्चन को रिपीट करता है, हर एक स्टैंजे की फर्स्ट लाइन में। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। तो इस क्वेश्चन को वो बार बार रिपीट करता है। ही आस्क्ड इफ इट वाज द डे, अब वो क्वेश्चन करता है कि क्या यह वही दिन था, व्हेन ही टर्न्ड टू 11, जब वो कितने साल का हुआ, 11 साल का हुआ। तो क्या यह वही दिन था जब वो 11 साल का हुआ और उसने अपना बचपन खो दिया। और ही रियलाइज्ड हेल एंड हेवन डिडंट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, और वो उसने क्या रियलाइज किया, क्या वो महसूस करता है कि जो हेल और हेवन, जिसके बारे में उसके एल्डर्स है, जो उसके बड़े हैं, जो उसको बताया करते थे कि हेल होता है, हेवन होता है, स्वर्ग है, नर्क है, भगवान है, तो क्या ये सभी चीजें इस दुनिया में नहीं है। तो जब उसको ये रियलाइज हुआ, ये महसूस हुआ कि हेल और हेवन जैसी चीजें इस दुनिया में नहीं है, क्या तब वह बड़ा हुआ। एंड नो वन कुड फाइंड देम,
इन द जियोग्राफी। और कोई भी इन जियोग्राफी कर लीजिए यहाँ पर कि किसी को भी आज तक जियोग्राफी में क्यों नहीं हेल और हेवन मिले। जब उसे इस बात का पता चला कि जो हेल और हेवन है जियोग्राफी की पुस्तकों में नहीं पाए जाते, क्या तभी उसने अपना बचपन खो दिया था। उसके बाद पोइट क्या कहता है, नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट पॉसिबिलिटीज व्हेन ही रियलाइज्ड दैट। अब वो और भी पॉसिबिलिटीज और भी संभावनाएं यहाँ पर अभिव्यक्त करता है कि उसका बचपन कब चला गया। व्हेन ही रियलाइज्ड, जब उसने महसूस किया, दैट adults are not what they seemed to be, कि जो adults हैं, जो वयस्क होते हैं, वो वैसे नहीं होते जैसे वे दिखाई देते थे, जैसे वे महसूस होते थे। adults जो महसूस होते थे वो वैसे नहीं होते। and they are hypocrites, और वे कैसे होते हैं, वे सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, वे सिर्फ दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं। They talk and preach of love. Adults तो क्या करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं, किस चीज की, लव की। उपदेश देते हैं, प्रीच क्या होता है, सरमन, उपदेश देना। वे सिर्फ उपदेश देते हैं प्यार के, यानी प्यार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्यार के उपदेश देते हैं। कौन देते हैं, एडल्ट्स देते हैं। बट देयर एक्शन डोंट से सो, पर उनके जो एक्शंस हैं, उनकी कार्य है, उनकी क्रियाकलाप है, उनकी डेट्स है, उनमें ये चीजें नजर नहीं आती। यानी कि जो बड़े होते हैं, अडल्ट्स होते हैं, वयस्क होते हैं, वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार के उपदेश देते हैं, पर प्यार भरे कार्य वो नहीं करते, सिर्फ वो पाखंड करते हैं। Was it the day when he realized that his mind is on? क्या यह वही दिन था जब उसको पता चला कि जो उसका माइंड है वो उसका खुद का माइंड है। अब देखिए यहाँ पर खुद का माइंड क्यों कहा, क्योंकि बचपन में उसको उसके चाइल्डहुड में जो कुछ बड़े बताते थे, उसके एल्डर्स बताते थे, उसके पेरेंट्स बताते थे, एंसेस्टर्स बताते थे, जब कोई भी उसे बताता था उस बात को वो चाइल्डहुड में रियलिटी मान लेता था। वो सोचता था कि ये सब कुछ रियल है। पर अब वो बड़ा हो गया है तो उसका खुद का माइंड है, वो सोचने समझने की एक कैपेबिलिटी रखता है, एक क्षमता रखता है। उसे पता चल गया है कि जो वो सोचता है वो ठीक है और उसका माइंड जो डिसीजन लेगा वही ठीक होगा। इन लास्ट स्टैंजा, अब लास्ट स्टैंजा के अंदर क्या होता है, ही टॉक्स अबाउट दैट वेयर अबाउट ऑफ हिज चाइल्डहुड। अब वो क्या बात करता है, क्या कंक्लूजन निकालता है कि उसका चाइल्डहुड कहाँ पर है, कहाँ चला गया है वो, और इसके बारे में वो एक कंक्लूजन पर आता है। He concludes that, वो कंक्लूजन निकालता है, it had gone to some forgotten place, कि शायद उसका बचपन है वो कहाँ चला गया है। तो आंसर इसका खुद ही ये यहाँ पर दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम रेटोरिक बोलते हैं, जब एक व्यक्ति, कोई पर्सन क्या करता है, खुद ही ये क्वेश्चन करता है और या तो उसका आंसर वो देता है या फिर नहीं देता है। ऐसे क्वेश्चन को हम रेटोरिक बोलते हैं। तो इस पॉइंट में रेटोरिक का भी यूज किया गया है। तो अब वो क्या कंक्लूजन निकालता है, इट हैड गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि उसका बचपन है किसी भूली बिसरी जगह पर वो चला गया है। इट कैन ओनली बी फाउंड इन द फेस ऑफ एन इन्फेंट, और उसका बचपन कहाँ पर पाया जा सकता है, यानी अब वो अपना बचपन कहाँ पर पाएगा, वो पाएगा किसी इन्फेंट के फेस में, यानी एक शिशु के फेस में उसे अपना बचपन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर शिशु के फेस में क्यों दिखाई देगा, क्योंकि एक चाइल्ड है जो उसका चाइल्डहुड है, अब वो वापिस नहीं आ सकता। एक बार बचपन चला जाए तो वो लौटकर नहीं आता। तो ये बात उसको महसूस होती है और वो क्या निष्कर्ष निकालता है, क्या निर्णय लेता है लास्ट में, कि अगर उसे अपना बचपन देखना है तो वो कहाँ पर जाकर देखेगा, एक छोटे से शिशु के, एक इन्फेंट के फेस में जाकर वो अपना बचपन पा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो चलिए इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ पोइम, पोइम 5, फादर टू सन। अब देखिए ये क्या है, एक मैसेज है एक फादर का, किसके लिए, अपने सन के लिए। रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। एलिजाबेथ जेनिंग्स इज द राइटर
एलिजाबेथ जेनिंग क्या है, यूके की एक राइटर। अब देखिए इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स की बात करें एलिजाबेथ जेनिंग्स की, तो वो देखिए इनकी सेकंड बुक है जिसका नाम है अ वे ऑफ लुकिंग, जो 1955 में राइट की गई थी और पब्लिश की गई थी। उसके बाद आती है देखिए 1966 में की गई थी द माइंड हैज माउंटेन्स, ये बुक्स आपको याद रखनी है। और इसके बाद आ जाती है रिलेशनशिप्स, 1972 में आई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और ए प्रेज ऑफ क्रिएशन, अ प्रेज ऑफ क्रिएशन, तो ये 4 बुक्स हैं जो आपको याद करनी है एलिजाबेथ जेनिंग्स की। और ये कहाँ की राइटर है, यूके की। अब इनका जो यहाँ पर इनकी पोइट्री है, जो इसमें से पोइम है फादर टू सन। अब देखिए फादर टू सन है जो इस पोइम के अंदर, द पोइम अबाउट एंग्विश ऑफ ए फादर हु डजंट हैव ए गुड रिलेशनशिप्स विद हिज सन हु इज नाउ ग्राउंड अप। अब देखिए ये जो पोइम है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि ये पोइम किस चीज़ के बारे में है। तो ये पोइम है एंग्विश के बारे में, यानी एक पीड़ा के बारे में, एक दर्द है, एक सोरो है, एक सफरिंग है। किसके अंदर है ये सफरिंग, तो वो है एक फादर के अंदर। तो एक फादर की पीड़ा दिखाई गई है इस पोइम के अंदर। तो हु डजंट हैव ए गुड रिलेशनशिप्स विद हिज सन, जिसके कि अपने बेटे के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है। हु इज़ नाउ ग्राउंड अप, जो कि अब बड़ा हो चुका है, यानी कि इसका बेटा, एक फादर का बेटा अब बड़ा हो चुका है और अब पिता और बेटे की बिल्कुल भी नहीं बनती। तो इसके लिए फादर बहुत ज़्यादा दुखी है। तो ये सभी चीज़ें इस पोइम के अंदर दिखाई गई है। ही सेज दैट ऑल्दो दे हैड लिव्ड टुगेदर, अब फादर यहाँ पर बोलता है कि बेशक से हम दोनों एक साथ रहते हैं, इन द सेम हाउस, कहाँ पर, एक ही घर में, 4 years, कई सालों से रह रहे हैं एक साथ एक ही घर में। ही डजंट अंडरस्टैंड हिम, उसके बावजूद क्या है, वो अपने बेटे को नहीं समझ पाया है। ही वॉन्ट्स विद हिज सन द सेम रिलेशनशिप द वन व्हेन ही वॉज ए स्मॉल चाइल्ड बट ही वॉज इन पेन, वो अपने बेटे के साथ ठीक वैसे ही रिलेशनशिप चाहता है जैसे रिलेशनशिप, जैसे संबंध उनके तब हुआ करते थे जब उसका बेटा क्या था, एक बच्चा था। तो वैसे ही रिलेशनशिप, यानी जब वो बच्चा था तो वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था उसका बेटा। पर अब क्या है, देखिए इसका एक मेन थीम रहेगा इस पोइम का जो आपको याद रखना है, जो आपसे पूछा जा सकता है, वो क्या रहेगा, जनरेशन गैप। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्या रहेगा उसका मेन थीम, जनरेशन गैप। तो यहाँ पर देखिए कि जनरेशन का गैप भी दिखाया गया है कि किस तरह से एक बेटा है और एक पिता है, दोनों जैसे जैसे बेटा बड़ा होता जाता है उसकी जो थॉट्स है, उसकी थिंकिंग्स है, वो चेंज होती जाती है, टाइम के अकॉर्डिंग वो बदलती रहती है। तो वैसे ही एक पिता है, पिता की ओल्ड सोच है जो वो ट्रेडिशनल तरीके से सोचता है, पर एक जो बेटा है वो एक न्यू वे में सोचता है, उसकी थिंकिंग अब बदल चुकी है। तो बेटा और पिता दोनों के आपस में यही सोच है, जो उनकी थिंकिंग है वो आपस में मैच नहीं करती, जिसकी वजह से इन दोनों के रिश्ते में क्या आ चुकी है, एक बिटरनेस आ चुकी है, एक कड़वाहट है जो वो आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, पिता चाहता है कि उसका बेटा उसके साथ वैसे ही रिलेशनशिप रखे जैसे कि तब थे जब वो एक बच्चा हुआ करता था, बट ही वॉज इन वेन, पर क्या होता है, सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। वे दोनों आपस में एक साथ बिल्कुल रहना पसंद नहीं करते। अब देखिए देयर इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, उनके बीच समझ ही नहीं है, एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आपसी विचार विमर्श ही नहीं होता है, वो एक दूसरे को समझते ही नहीं है। दे स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वे आपस में बात भी करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे कोई अजनबी होते हैं, मतलब सिर्फ बोलचाल नहीं होती उनके बीच खास, वो ऐसे अपने आसपास से निकल जाते हैं जैसे क्या होता है, कोई दूसरा होता है, कोई अपरिचित व्यक्ति होता है जो हमारे सामने से निकल जाता है। तो अनफैमिलियर पर्सन की तरह वो आपस में बातचीत नहीं करते, एक स्ट्रेंजर की तरह है वो, जो आपस में बातें भी नहीं करते, शेयर ही नहीं करते, सिर्फ इतना बोलते हैं जितने की ज़रूरत होती है। देयर इज साइलेंस बिटवीन देम, और उनके बीच क्या है, एक साइलेंस है।
तो क्या है, उनके बीच एक खामोशी छाई रहती है, दोनों आपस में बातचीत तक करना पसंद नहीं करते। फादर रेडी टू फॉरगिव हिज प्रोडिगल सन। प्रोडिगल क्या होता है, एक्स्ट्रावेगेंट या वेजेंट आप बोल सकते हो। एक्स्ट्रावेजेंट होता है यानी कि एक फिजूल खर्ची होता है। तो उसका बेटा क्या है, बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करता है। वो अपने पिता की संपत्ति को लुटाता है। वो क्या चाहता है, नए तौर तरीके से जीना चाहता है और अपने पिता के पैसों को वो स्पेंड कर देता है, वैसे ही वो लुटा देता है। और इसकी वजह से पिता उससे गुस्सा भी रहता है। पर फिर भी वो पिता क्या चाहता है, बेशक से उसका बेटा पता है उसे ज़्यादा खर्च करता है, उसका पैसा लुटा रहा है वो बेकार में, उसके बाद भी वो अपने बेटे को अपने साथ रखने के लिए, उसे माफ़ करने के लिए तैयार है। ही वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट हिम। वो चाहता है कि वो उसे एक्सेप्ट कर ले, यानी कि वो इतनी फिजूल खर्चियों के बावजूद भी अपने बेटे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। बैक टू हिज हाउस। और वो चाहता है कि उसका बेटा क्या करे, वापस उसी घर में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर एक बात आई थी जो भी मैंने बताई थी कि दोनों कहाँ रहते हैं, सेम हाउस में रहते हैं। यहाँ पर तो सेम हाउस में रहते हैं वो, उसके बाद भी उसका पिता कह रहा है कि वो वापस घर आ जाए। अब यहाँ पर इसका अर्थ क्या हुआ, उसका बेटा अपनी दुनिया से लौटकर अपना खुद का जो उसने एक वर्ल्ड बना रखा है, एक दुनिया बना रखी है, एक संसार बना रखा है, वो उस वर्ल्ड से लौट कर वापस कहाँ आ जाए, अपने पिता के वर्ल्ड में आ जाए, यानी उसके घर में आ जाए। कहने का अर्थ यहाँ ये निकला कि एक जो उसका बेटा अपने लिए अलग से संसार बनाकर बैठा है वो उसको छोड़ दे और वो वापस कहाँ जाए, अपने पिता के पास, उसके घर में आ जाए। He doesn't want his son to make his own world। वह नहीं चाहता कि उसका बेटा अलग से एक दुनिया बना ले जिसमें उसका पिता शामिल ना हो। He is longing to love him। अब वो इतना तड़प रहा है अपने बेटे से प्यार करने के लिए, वो चाहता है कि उसका बेटा वैसा ही हो जाए जैसा वो बचपन में हुआ करता था और वो उसे वैसे ही प्यार करे। द सन स्पीक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए लास्ट स्टेंजो के अंदर क्या होता है, जो सन है यहाँ पर पहली बार बोलता है और वो क्या बोलता है यहाँ पर देखिए, वो एक्सप्लेन करता है। ही ऑल्सो फील्स सैड, कि उसे भी दुख है इस बात का, वो भी कैसा फील करता है, एक पिता की तरह ये बेटा भी कैसा फील करता है, सैड फील करता है। ही डजंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, पर वो अपने आप को समझ नहीं पाता है कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, मैं अपनी दुनिया क्यों बनाना चाहता हूँ। बेटे को भी इस बात का अफसोस है। हिज एंगर अराइजेज आउट ऑफ हिज सैडनेस, पर जब कभी भी क्या होता है, वो उदास होता है। जैसे ही उसका पिता क्या करता है, उससे बात करने के लिए आता है, तो उसकी वो उदासी है जो गुस्से में बदल जाती है। वो दोबारा से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है अपने पिता पर, और पिता क्या करता है, फिर बेटे पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से क्या है, उनके रिश्तों में कड़वाहट है जो वो बनी रहती है। बोथ आर इन फ्रस्ट्रेशन, और इस वजह से क्या है, पिता और बेटा, फादर एंड सन, दोनों ही क्या रहते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन में, एक तनाव की अवस्था में रहते हैं। वॉन्ट फॉरगिव टू ईच अदर, दे वॉन्ट फॉरगिव टू ईच अदर। वे क्या चाहते हैं, दोनों ही हम एक दूसरे को माफ़ कर दें। बट एम्प्टी हैंड, पर क्या होता है, दोनों के हाथ खाली रह जाते हैं। ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को माफ़ करना चाहते हैं पर सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो देखिए आपने अब +1 क्लास की फर्स्ट एंड सेकंड पोइम है जो वो मैं डिफरेंट वीडियोस में डाल चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए 3 पोइम्स है, इनको एक साथ इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर। आपको यहाँ पर +1 क्लास के जितने भी पोइट्स हैं और उनके जो पोइम है और जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क मैंने राइट करवाए हैं वो आपको याद करने हैं एचटेट, पीजीटी एंड टीजीटी एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।